हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आप लोग का पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले टॉप 50 क्वेश्चंस दोस्तों इसमें हम लोग लेकर आए हैं। सभी को जरूर शेयर करना। जी दोस्तों, अगर शेयर कीजिएगा तो और वीडियो भी ला दूंगा मैं, लेकिन पढ़ो अभी, ठीक है। सभी को शेयर करके पढ़ लो ताकि एग्जाम में इससे सवाल आए तो बिल्कुल फोड़ करा सको, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक भी सवाल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर मिस कर दो मान लो सवाल और वही सवाल एग्जाम में आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपको नहीं बना पाओगे। इसलिए एक भी सवाल मिस मत करना। सबसे पहला सवाल है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। अगला सवाल है, अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी भाई साहब? तो 2 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ठीक है। तो 2 का सी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन का द्वारा जोड़ा गया था। संसद द्वारा वर्ष 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो 3 का जो सही उत्तर होगा तो मूल संविधान का ही हिस्सा था। जो मौलिक अधिकार है ना दोस्तों, मौलिक अधिकार मूल संविधान का ही हिस्सा था, समझ रहे हो। अगला सवाल हम लोग का है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? दोस्तों वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो अभी करेंटली बात करें तो 6 मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त है। 4 का 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसने परिष्कृत किया? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसने परिष्कृत किया दोस्तों? तो 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थॉमस हेयर ने, ठीक है। थॉमस बेयर ने ये शुरू किया था, थॉमस हेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे मोटे दलों के लिए कौन सी प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयुक्त होती है? पर छोटे मोटे दलों के लिए कौन सी प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयुक्त होती है? तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। छोटे मोटे दलों रहेगा तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? आपको पता है पहले हम लोग को मत देने का अधिकार कितना, मतलब जो वोट देते हो अभी 18 साल में, पहले 21 साल था। तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 वर्ष कर दिया गया? तो 7 का जो सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, यानी 61वां संशोधन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से किसको किसी मृत्युदंड पर पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति है? मतलब अगर किसी को मृत्युदंड दे दिए कोर्ट और उसको क्षमा देने का अधिकार किसको है, किसके पास हो सकती है? तो सिर्फ राष्ट्रपति के पास हो जाएगा, उसको क्षमा कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी, 9 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों? तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 10 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। तो भाई साहब जब आपका 25 वर्ष हो जाएगा तो उसके बाद आप आराम से प्रधानमंत्री बन सकते हो, समझ रहे हो। मतलब आराम से नहीं, प्रधानमंत्री बनने से पहले कई सारे उड़े आते हैं रास्ते में, समझ रहे हो। मोदी ऐसे ही थोड़े बन गया। तो 11 का 2 सही हो गया, याद रखिए 11 का बी। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो 12 का सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी को नहीं, न राष्ट्रपति को है, न उपराष्ट्रपति को, न सर्वोच्च न्यायालय, किसी को राज्यसभा को भंग करने का मतलब किसी भी नहीं है, किसी भी अधिकारी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही कोई हलवाई क्या जाके भंग कर देगा। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर क्या मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है? आप लोग देखिए ना, लोकसभा का स्पीकर जो बैठ के बोलता है सभी को, ऑर्डर ऑर्डर करता रहता है, तो क्या कैसे होता वो? तो उसको चयनित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 13 का बी सही हो गया। नेक्स्ट 14 में तो क्या बोल रहा है, विधानसभा की गणपूर्ति कुल संख्या कितना हिस्सा है? विधानसभा की गणपूर्ति को जिसको कोरम बोलते हैं, कुल संख्या का कितना हिस्सा है? तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, 1/10वां हिस्सा। विधानसभा की गणपूर्ति कुल संख्या कितना हिस्सा है? तो 1/10वां हिस्सा है, 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, किसी राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 60 हो सकती है। न्यूनतम संख्या कम से कम 60 हो सकती है विधानसभा में सदस्यों की संख्या। अगला प्रश्न है 16 नंबर की, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो 16 का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो है वो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी को पता है ना, रांची में धरना भी हुआ कल, आपको पता है कि वहाँ पर उच्च न्यायालय में नहीं, मतलब हेमंत सोरेन के घर के बाद धरना हो रहा था। तो उच्च न्यायालय कहाँ है? रांची में है, ठीक है।
भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कौन करता है? न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कौन करता है? हु यूज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया? तो 18 का जो सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय दोस्तों जो है वो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करता है। वही ना करेगा, न्याय वाला काम कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करेगा, ऐसे याद रख लेना। किसने कहा भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है? किसने कहा, ये कह दिया कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है? तो 19 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, के सी वेयर ने कहा था। किसने कहा था? के सी वेयर, हुईहर बोल सकते हो। के सी वेयर ने ये चीज कहा था कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। 19 का जो है डी सही हो गया। 19 का अगला सवाल देखो, 19 का डी सही हो गया। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय रखे हैं? काफी महत्वपूर्ण सवाल, अच्छा से देख लो। 20 नंबर, समवर्ती सूची में कितने विषय रखे गए दोस्तों? समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए हैं। 19-20 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या क्या की जा सकती है कि वह एक उदाहरण है? स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या क्या की जा सकती है कि वह एक उदाहरण है? किसका? वो दोस्तों वह एक उदाहरण है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। दोस्तों विकेंद्रीकरण करके ही तो स्थानीय सरकार बना है ना। पहले केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार, ऐसे ही तो विकेंद्रीकरण के द्वारा ही बना है। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है दोस्तों? तो मेला एवं बाजार कर। मेला और बाजार कर होता है वो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत होता है। भारतीय संविधान भारत को वर्णित करता है। भारतीय संविधान भारत को वर्णित करता है राज्यों का संघ। ठीक है, तो इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों की भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कैसी है? सरल है, कठोर है, बहुत कठोर है कि सरल एवं कठोर दोनों है? तो कमेंट करके इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बोलिएगा। अगला सवाल देखिए, क्या होगा सर, भारत संविधान का संशोधन प्रक्रिया कैसी है? नेक्स्ट है, किनका कथन है कि यदि समय के साथ संविधान नहीं बदला तो क्रांति हो जाएगी? किसकी बात है ये? तो बच्चे इसका देख लो, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि लॉर्ड हीवी मैकाले ने कहा था ये। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्या है, क्या हॉबीज क्या को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो 26 का सही उत्तर याद रखिएगा, राजनीतिक दार्शनिक के रूप में। ठीक है, हॉब्स, ये देखो इंग्लिश में लिखा है, हॉब्स को किस रूप से जाना जाता है? तो राजनीतिक दार्शनिक। 26 का 3 सही, 26 का 20 सही हो जाएगा। अगला देखिए 27 नंबर की, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, देख लो, और सभी को पता भी होगा। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने लिखा था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राजनेता नहीं है? जे रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी की सभी? तो 28 का डी जो है, सभी राजनेता नहीं है। ठीक है, इसमें सभी राजनेता नहीं है, ये सभी दोस्तों एक राष्ट्रवादी थे। नेक्स्ट देखिए क्या है, 29 नंबर देखिए क्या है, स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर इनमें से कौन नहीं है? ठीक है, 29वें सवाल का जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी F.A. हायक। ठीक है, अगला प्रश्न है 30 नंबर, देखो क्या बोल रहा है, किनमें से किनका कथन है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ? ये किसका कथन है? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका, सॉरी 29 था ना, हाँ 29 का होगा क्या, F. हायक। ठीक है, 29 का डी। 30 का देखो क्या बोल रहा है, तो 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे रूसो हो जाएगा। ठीक है, उनका ही ये कथन है। अगला प्रश्न है, नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता का कारक है? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पितृसत्ता। ठीक है, नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता कारक क्या है? पितृसत्ता कारक है। नेक्स्ट दोस्तों देखिए क्या है, 20वीं सदी के किस एक महानतम व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नेल्सन मंडेला ने लिखी ये कहानी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लंबी जर्नी है ये फ्रीडम के लिए। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है, सामाजिक न्याय का क्या तात्पर्य है? सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि सभी प्रकार के भेदभाव, जाति, रंग, धर्म, लिंग इत्यादि पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति। जो भी अधिकार है, ठीक है, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर जो विशेष अधिकार मिलता है उसको समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, यही सामाजिक न्याय है। मतलब अभी जो आप लोग को मिल रहा है ना, किसी को कम ज़्यादा पैसा, किसी को स्कॉलरशिप मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, तो जाति के आधार पर भेदभाव जो होता है उसको बंद कर देना चाहिए। रंग के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर, सभी को बंद कर देना चाहिए। एक थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जॉन रॉल्स ने। अगला प्रश्न है 35 नंबर, क्या बोल रहा है कि जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है जिनका अर्थ क्या है? तो 35 का हो जाएगा सी, जिसका अर्थ है बांधना या बंधन। ठीक है, जस्टिस शब्द का अर्थ क्या है? बांधना या बंधन। 35 का सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 36 में देखो, अधिकारहीन व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है? अधिकारहीन व्यक्ति की स्थिति होती है, कैसी होती है दोस्तों? तो गुलाम होती है। जिसके पास अधिकार ही नहीं है वो तो गुलाम ही रहेगा।
इनमें कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक है? तो 37 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, जॉन लॉक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान ने सभी को जन्म से स्वतंत्र व समान बनाया है, यह कथन अधिकारों के किस सिद्धांत पर लागू होता है? तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक सिद्धांत पर लागू होता है। 39 में देखो क्या बोल रहा है कि किनका कथन है कि संपत्ति अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये कहा दोस्तों थॉमस हॉब्स ने, ठीक है, कि संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। भारत में कौन सी नागरिकता है दोस्तों? भारत में कौन सी नागरिकता है? तो भारत में दोस्तों दोहरी नागरिकता है, एक देश की और एक राज्य की। देशद्रोही को वंचित किया जा सकता है, किससे वंचित किया जा सकता है? तो 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, नागरिकता से उसे वंचित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, कैसे? तो 42 का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय बैंक में धन जमा करोगे तो भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। हाँ, जन्म द्वारा हो जाएगा, किसी विभाग के सम्मिलित होने पर भी हो जाएगा, देशीकरण द्वारा भी हो जाएगा। बट 42 का ये जो बैंक में पैसे धन जमा कर दे पागे तो आप यहाँ का नागरिक नहीं कहलाओगे भैया। अगला प्रश्न है हमारा कि किस भारतीय चिंतक ने राष्ट्रवाद को विश्व बंधुत्व का शत्रु माना है? तो 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था राष्ट्रवाद विश्व बंधुत्ववाद का शत्रु है। 43 का ही हो गया। 44 देख लो क्या बोल रहा है। 44 में बोल रहा है कि किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ? कौन सा वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ? तो 44 का हो जाएगा बी, यानी कि 1991। अगला प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षवाद में क्या सही है? दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट में बोलना, ठीक है, कि क्या होगा धर्मनिरपेक्षवाद में क्या सही होगा? राज्य चर्च का अधीन होगा, राज्य का कोई विशेष धर्म होगा, धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव होगा, कि धर्म और राजनीतिक पृथक होंगे? अगला सवाल है धर्मनिरपेक्षवाद किससे संबंधित है? तो 46 का दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, यानी कि विज्ञानवाद और मानववाद दोनों से, ठीक है। अगला प्रश्न है किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो 47 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संशोधन के द्वारा ये शब्द जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है शांति को बनाए रखने हेतु कौन सी रणनीति उचित नहीं है? शांति को बनाए रखने हेतु राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, ठीक है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना उचित नहीं है। 48 का बी। अगला प्रश्न है कि निशस्त्रीकरण का ध्येय क्या है? तो 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवश्यक सीमा तक शस्त्रों की कटौती। और अंतिम सवाल है दोस्तों आप लोगों की, भारत को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो 50 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विकासशील श्रेणी में भारत है, विकसित नहीं है अभी, विकासशील, ठीक है। चलो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।